बिल्कुल कुछ इसी तरह दिल्ली एनसीआर का मौसम पिछले 2 दिन से बेहद खुशगवार है। रिमझिम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान से गिरती बूंदों ने पेड़ पौधों को नया रंग रूप दे दिया है। पार्क्स में, बालकनी में लगे गमलों में, खेतों में हर तरफ श्रुतिका हरियाली ही हरियाली है। बिल्कुल ज्योत्सना, मौसम बहुत ज्यादा सुहावना हो चुका है और लोग भी इसका खूब मजा ले रहे हैं। बिल्कुल श्रुतिका, और लोग वेदर एंजॉय करें अच्छी बात है, लेकिन मॉनसून में कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी होती हैं। जैसे कि अपने आसपास घर के आप बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें। गमलों के अंदर या घरों में जो डस्टबिन होते हैं आसपास कोई गंदगी ना हो, क्योंकि इन चीज़ों में जो लापरवाही होती है, क्योंकि पानी जब जमा रहता है उसमें मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है। फिर मच्छरों का हमला शुरू हो जाता है और मच्छरों का हमला तो वैसे ही जान का दुश्मन बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में डेंगू का आतंक है। शहरों में मच्छरों की पैदावार रोकने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में इस साल 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में यह आंकड़ा 1500 के पार चला गया है और पूरे देश की बात की जाए तो 4000 से ज्यादा केसेस इस साल डेंगू के सामने आ चुके हैं। और ये बुखार शरीर को तोड़कर रख देता है डेंगू का, और कभी कभी तो लक्षण ना पहचान पाने के चलते ये जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए गौर से सुन लीजिए डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं। मरीज को तेज बुखार आता है, टेम्परेचर 104 डिग्री तक जा सकता है, सिर, आंख और कनपट्टी के पास तेज दर्द महसूस होता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में खुद पेन किलर लेने के बजाय डॉक्टर्स के पास जाएं। प्लेटलेट्स घटने पर भी खुद डॉक्टर ना बने, अस्पताल जाकर सही ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, और एक और बात समझने वाली है कि मच्छरों से केवल डेंगू ही नहीं होता, चिकनगुनिया और मलेरिया भी होता है। और यही तो मॉनसून का मजा है। ये मौसम सुहाना है तो अपने साथ ढेरों बीमारियां भी लेकर आता है। मच्छरों से निपटो और सीजनल एलर्जी से भी बचो। डायरिया, हर्पीस, हेपेटाइटिस से भी सावधान रहने की सभी को जरूरत है, क्योंकि एक भी बीमारी ने जकड़ा तो समझिए आपका सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बिल्कुल, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, और इसकी वजह क्योंकि हमारे साथ स्वामी रामदेव मौजूद हैं। वो लगातार हमसे जुड़ते हैं और ऐसी परेशानियों से हमें बचने के उपाय भी बताते हैं। तो स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, अमित भाई। और देखो, रोज मेरे साथ ऐसे सूर्य नमस्कार 10 बार का तो मैंने सबको नियम दिलवा ही दिया है। मेरे साथ यहाँ पर मधु जी, अमीषा, प्रेरणा, मानसी, पूर्णिमा आदि भी एक साथ करी है मैंने ऐसे एक प्रवाह में। और अब तो सामूहिक रूप से हम योग करें, इसकी प्रेरणा जन जन में जगाने के लिए हर गांव, गली, मोहल्ला से हमारे पास लोग वीडियो भी भेज रहे हैं। कल हमने सूर्य नमस्कार के बारे में ही बोला था कि कम से कम 10 भाई बहन इकट्ठे होकर के सूर्य नमस्कार करें। संगच्छन्तुम, संवदन्तुम, सम्मो मनांसि जानता। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी, यही तो योग के बड़े तत्व हैं। ऐसे ये सूर्य नमस्कार 10 बार जो करेंगे, पहली बात तो उनकी इम्यूनिटी बात अच्छी होगी। एक तो ये हुआ, चलो। दूसरा, ऐसे करो बेटियों, ये ऐसे, ये 10 बार कम से कम बैठक, 10 बार कम से कम दंड। और हमारे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान भी ऐसे दंड बैठक लगाता है। एक तो ये, और दूसरा एक है ये, चलो ये भुजंगासन करो बेटियों आप। तो मैं दंड लगाता हूँ, पैर पीछे पास में। और आपने जो कहा उसमें मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। सीरियस प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर के पास जाएं। थोड़ा सा सर्दी, थोड़ी सी जुकाम हुई, थोड़ा सा बुखार हुआ और हम सिंथेटिक दवा ले लेने लगते हैं। हम ये जो एलोपैथी की दवाई अपने आप करते हैं, बड़ी खतरनाक है। कोई भी जाकर के एंटीबायोटिक्स ले लेता है, पैरासीटामोल, क्रोसिन खा लेता है, कुछ का कुछ करते रहते हैं। मैं कहता हूँ 99%, और जो मेरी तरह से योग के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं, वो 100% स्वयं को बचा के रख सकते हैं। जैसे मैंने अपने आप को डेंगू से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से बचा के रखा हुआ है अब तक, गुरु कृपा, भगवत कृपा से, योग से।
ऐसे 10 बार से लेकर के 100 बार तक बढ़ना। ही बेटियां तो हमारी पूर्ण भुजंगासन करने में डटी हुई है। 100 बार का भुजंगासन का मैंने सबको टारगेट दिया हुआ है। इसको मैंने ये दंड का, और जो थोड़े मजबूत हैं उनको हनुमान दंड का। तो एक तरफ एडवांस योग चल रहा है जी, एक तरफ ये रोज ऐसे हनुमान दंड। अब तो अभ्यास हो गया लोगों का। मिश्र दंड, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, हमारे अमित भाई भी, ये तो वैसे भी फिजिकल फिटनेस के प्रति बहुत अवेयर हैं। पहले जिम करते थे, अब हमने जिम कर दिया, 10-20% योग कर दिया। अमित भाई का भी जी 80-90%। हाँ। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये लगाओ दंड ऐसे, और फिर अभ्यास के बाद तो ऐसे भी हो जाता है। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है धीरे धीरे। शेर दंड, फिर हम तो यूं ही लगातार करा देते हैं, 1 से 2 मिनट में सबका हो जाता है। ये सर्पदंड ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो पावर योगा भी हो गया। और अब धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है। हम कर रहे हैं भुजंगासन ऐसे, और दोनों ठोड़ी के नीचे हाथ रख करके ऐसे। 99% आप को डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू होगा ही नहीं। आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी। कितना सुई के नोक के ऊपर जितना जल आता है उसका भी 10वें से भी कम हिस्सा अपने भीतर, वो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, किसी भी तरह से जो अंदर जाता है ना, वो इतना ही होता है। मतलब बहुत सूक्ष्म कण उसके जाते हैं। योग जो करेंगे ना, उनका शरीर उसको वही भस्म कर देगा, उसको वही मोक्ष कर देगा। इसलिए साफ सफाई का तो ध्यान रखना। आज आपने जो शुरुआत की ना, क्या मधुर मधुर संगीत था, क्या प्रकृति के दृश्य थे। हम अपनी प्रकृति को अच्छा रखने के लिए योग करें। गिलोय पिए, गिलोय है ज्वरनाशक काढ़ा हम देते हैं। हम गिलोय घनवटी देते हैं। बुखार के लिए फीवोग्रिट, ज्वरनाशक महासुदर्शन घनवटी। पहले लोग खा लिया करते थे ऐसे ही गिलोय आदि। जैसे आजकल मैं रोज एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पीता हूँ। वैसे भी वात के लिए परम औषधि है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ गिलोय पी लें, ज्वरनाशक काढ़ा पी लें, गिलोय घनवटी खा लें, ज्वरनाशक महासुदर्शन ले लें, फीवोग्रिट ले लें। टाइफाइड होने पर टाइफोग्रिट भी देते हैं। प्लेटलेट के लिए तो अप्रतिम है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस। अब स्वामी जी, और आपने जिसका जिक्र किया था, फिर हमने प्लेटोग्रिट भी दे रखा है का और उस संगीत का, तो आपके लिए हमने एक बार फिर से उस संगीत को बजाया है, ताकि उसके साथ साथ हम योग का भी आनंद लें। हाँ, संगीतमय योग। योग बड़ा सरस है। लोगों ने कहा जीवन बड़ा नीरस हो गया। मैंने कहा योग में ही रस है, रस वही से है। जीवन संगीतमय बन जाए ऐसे करते करते। जीवन संगीतमय बन जाए। और स्वामी जी, आपके कहने भर की देर थी कि यहाँ म्यूजिक बज पड़ा, और वो अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें जो आंखों को सुकून देती हैं, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को हमने दिखाई। स्वामी जी, योग पैकेज की तो शुरुआत हो गई है, और जैसे ही आपने योग पैकेज शुरू किया, मेरे जहन में एक बात आई कि बीमारी से जुड़े हर सवाल का जवाब है अच्छी इम्यूनिटी। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, कैसा भी बुखार क्यों ना हो, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो ये पास भी नहीं फटक पाएंगे। स्वामी जी, इन बुखारों का उपचार भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का पूरा पैकेज करवा दीजिए कि और क्या क्या लोग कर सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो जो डेंगू का डंक है वो शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। तो देखो, सूर्य नमस्कार से हमने शुरुआत की थी। मेरी तरह से थोड़ा सा पावर योगा कर लेना तो सुपर इम्यूनिटी बन जाएगी।
और एडवांस योगा हमारी बेटी कर ही रही है। जो ऐसे कर सके वो तो ये कर लेना एडवांस योगा। और फिर देखो कम से कम 12 अभ्यास तो हम बताते हैं, अब तो हम 20 तक पहुंच गए। ये ऐसे, ये ऐसे, और आजकल तो गांव में सपाटा दंड ऐसे ऐसे सपाटा दंड लगा रहे और देसी घी खा रहे, दूध दही खा रहे, सेहत बना रहे, अपने फिजिक्स अच्छे बना रहे। एक ये सपाटा दंड, दूसरा ये विश्व दंड, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे। पहले तो होले होले किया था मैंने ऐसे, और फिर यदि कोई चक्कर दंड लगा ले साहब, फिर तो इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बन जाती है कि नहीं क्या। कोई इतना भी ना कर पाए तो ये कर ले। तो ये तो हम लोगों को उत्साह भी देते हैं, जीवन को उत्सव बनाते हैं, देह को देवालय शिवालय बनाते हैं। और सत्य बात तो यह है कि हम राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी के साक्षात विग्रह। योग से हमें भगवान का अनुग्रह तो प्राप्त होगा ही होगा। हम अपने जीवन को ऐसे संवार लेंगे। ये तो रोज ही करवा देते हैं हम, ऐसे ऐसे इतना और ये इतना जी, ऐसे 10-20 बार। कोई मोटा मोटी भी नहीं रहेगा, कोई खोटा खोटी भी नहीं रहेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये तो रोज की दिनचर्या जी का स्वामी जी। हिस्सा बना ले तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। योग को अपने चाहे जीवन योग का रहेगा, हिस्सा वहाँ कोई बनाएंगे रोग, तो कोई सारी अंधेरा, कोई समस्याएं दुख, दूर कोई हो दरिद्र, जाएंगी। नैराश, कुंठा। स्वामी जी, पिछले दिनों की कुछ हम बात करें तो मौसम इतना सुहाना हो गया है, इतना आनंद मिल रहा है, रह रहकर बारिश हो रही है। लेकिन स्वामी जी, बारिश में दिक्कत भी होती है, दूषित पानी से जो जगह जगह जमा हो जाता है। और स्टडी ये बताती है कि गंदे पानी से हर साल 40 लाख लोग बीमार होते हैं। तो गंदे पानी से होने वाले डायरिया से 10 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। स्वामी जी, योग के साथ साथ ये बताइए कि जो अपने आसपास गंदगी जमा हो जाती है, खासकर पानी, इनकी सफाई कैसे करें और क्यों जरूरी है, उसका तो हमने जिक्र किया ही। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखो, एक तो एक तो अपने पाचन तंत्र को, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, फिर दूसरे अपने पाचन तंत्र को अच्छा करें। डायरिया, उल्टी, दस्त, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, फिर किसी को जो है जिसकी आंतें बहुत नाजुक है उसको कोलाइटिस, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिर और बहुत तरह के उपद्रव होने लगते हैं। पवन मुक्तासन तो नियम से 1-2 मिनट करें, उत्तान पादासन करें। स्वामी जी, गंदे पानी का मैंने इसलिए जिक्र किया कि बारिश होती है, सड़कों में पानी भर आता है, कई जगह वाटर जो है वो क्लॉग हो जाता है, वहाँ फिर गंदे मच्छर पनपते हैं, उससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। और उसकी जितना मज़ा बारिश देती है, फिर उसके बाद गंदे पानी में भी, अच्छे पानी में भी मच्छर पनपते हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और पानी का जमावड़ा कहीं पर भी नहीं होने दें, और उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करें। अपने घर, अपने आस पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में, अपने सामने की सड़कों पर, और सार्वजनिक रूप से जहाँ पर ज़्यादा ही पानी का जमावड़ा होता है तो जन जमावड़ा करके, जन आंदोलन करके वहाँ की नगर पालिकाओं पर, वहाँ की ग्राम पंचायत पर दबाव डालें, वहाँ के जनप्रतिनिधियों पर, कि तुमने यदि ये गंदगी साफ नहीं की तो तुमको साफ कर देंगे, अगली बार तुमको गांव प्रधान नहीं बनने देंगे, तुमको यहाँ वार्ड मेंबर नहीं बनने देंगे, MLA MP CM नहीं बनने देंगे, तुम्हारी खैर नहीं। यदि तुमने हमारा ख्याल नहीं रखा तो देखो, आपको थोड़ा जागरूक तो होना ही पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे हमने कहा, हमने पूरा, हमारा हजारों एकड़ का परिसर है योगग्राम का, निरामयम का, पतंजलि योग पीठ का, लेकिन हम पानी का जमावड़ा, न अच्छा पानी न गंदा पानी, दोनों इकट्ठे नहीं होने देते, न डेंगू पनपने देते, न चिकनगुनिया के मच्छर, न मलेरिया के मच्छर।
और सब अपने बच्चों को इम्यूनोग्रिड खिला देते हैं। इसके लिए जागरूकता तो चाहिए। अपने बच्चों को पहले हम एक ही बार खिलाते थे, जब बच्चे आते थे इम्यूनिटी लो होती थी तो किसी को चिकन पॉक्स से निकल रहा है, कोई बार बार बीमार पड़ रहा है। फिर हमने वर्षात में एक बार खिलाना शुरू कर दिया बच्चों को इम्यूनोग्रिड। फिर सर्दी से पहले खिलाना शुरू कर दिया, नहीं तो बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कुछ ना कुछ होता रहता था। तो ये 3 बार 1-1 2-2 सप्ताह का कोर्स करा देते हैं और फिर बच्चों की इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। जिनकी कफ प्रकृति है दूध में हल्दी सलाजी च्यवनप्राश, जिनकी वात प्रकृति है उनको तो एलोवेरा गिलोय थोड़ा सा ज़्यादा पिला दो, और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो एलोवेरा वीटाग्रास लौकी पेठा शीशम पीपल बेल के पत्ते के रस, या एसिडिटी के लिए रेडीमेड में एसिडोग्रिड लिवोग्रिड। जिनकी कफ प्रकृति है उनको श्वासारी या दिव्य पेय के साथ श्वासारी ब्रोनकोम, और जिनकी वात प्रकृति है उनको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड और पीडानिल जूस में बार बार एलोवेरा गिलोय सदाबहार और निर्गुंडी सहजना का रस बता रहा था। तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष अपनी प्रकृति के अनुरूप हम आहार का चयन करें। एक बार खाएं, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्ग का मैंने अभियान शुरू किया है कि 8 बजे तक खा लें, अगले दिन फिर 12 बजे खाएं। सुबह का नाश्ता और पका हुआ तो कम से कम बंद करें, थोड़े काढ़े पी लिया करें, ज़्यादा भूख लगती है तो फल खा लिया करें। ये जो सुबह सुबह अपने पेट पर जो अत्याचार करते हैं, हम क्रूरता करते हैं, इससे बाज आना पड़ेगा। तो जी, और मंडूकासन पवन मुक्तासन तो अब दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है हमने, तो इम्यूनिटी भी ज़बरदस्त रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज़बरदस्त रहेगा। इधर थेरेपी भी कर रहे हैं हमारे भाई, जहाँ स्वामी जी एक थेरेपी तो लोगों को ठंडा एंड गर्म से एक दिन बरसात के दिनों में करना ही चाहिए, और वो थेरेपी है कि आसपास पानी जमा ना होने दें, हॉट एंड कोल्ड क्रैश कोर्स कर लें। और स्वामी जी एक मच्छर कितना खतरनाक हो सकता है ये तो नाना पाटेकर से लेके कई लोगों ने बताया है। बहरहाल मॉनसून में स्वामी जी मच्छर और उनसे होने वाली बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। डेंगू मलेरिया मच्छरों से होने वाले जो सबसे खतरनाक रोग है, लेकिन पहले बात तो हम डेंगू की करेंगे स्वामी जी, क्योंकि डेंगू का आतंक पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया है। और जानलेवा बुखार से कैसे बचा जाए उपाय बताएं। एक मैं आपसे स्वामी जी एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं जो मुझे अभी पता लगा है। मेरे परिवार के एक जानने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके पड़ोस में एक लड़की थी जिसकी उम्र महज 20-22 साल थी। स्वामी जी बुखार हुआ, 1 हफ्ते के अंदर उसकी मौत हो गई, क्योंकि देर से पता लगा कि उसे डेंगू हुआ था। घर में इलाज कर रहे थे, नॉर्मल जो आपके दवाइयाँ होती है चल रही थी, और देखिए एक जिंदगी चली गई इस तरह से। तो देखो कई बार हम अवेयरनेस नहीं रखते, इग्नोर करते रहते चीज़ों को। अरे सामान्य बुखार होगा, प्लेटलेट कई बार इतना गिर जाता है तो सबसे पहले टेस्ट कराएं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये प्लेटलेट तो कहीं घट नहीं रहा है तो चेक जरूर कराएं, टेस्ट जरूर कराएं। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी की दवाई खाएं कि आयुर्वेद की दवा खाएं, वो तो सिंथेटिक दवाइयों से नैसर्गिक दवाइयाँ अच्छी होती हैं, बात तो सच है, लेकिन पहले टेस्ट तो करा लो है क्या। कई बार प्लेटलेट इतने गिर जाते हैं और पता ही नहीं लगता, तो पता लगाएं पहले तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, प्लेटलेट्स कितने हैं, क्या हालात है। कई बार प्लेटलेट बहुत गिरने से अंदर पूरे ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, बॉडी में ब्लड लीकेज होता है और आदमी की मौत हो जाती है। जो प्लेटलेट 3-4 लाख होने चाहिए वो 3-4 हज़ार पर आ जाते हैं और मौत हो जाती है। इसलिए मैंने पहले बताया वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, अनार, इससे प्लेटलेट को बढ़ाएं। प्लेटोग्रिट हमने तो वटी भी बना दी, डेंगू नील हमने डेंगू के लिए औषधि भी बना दी, और ये फेवोग्रिट, ये टाइफोग्रिट और ये ज्वरनाशक और मांसोदर सरगरवटी ज्वर के लिए ना जो औषधि आयुर्वेद में, देखो एलोपैथी की दवा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए है। आयुर्वेद की जो औषधि है ना बुखार की, उसमें खासियत ये है कि उससे जिस कारण से, जिस बैक्टीरिया, जिस वायरस, जिस फंगस से, जिस इन्फ्लेमेशन के कारण से अंदर बुखार हो रहा है, बुखार तो देखो 1 मिनट की बात है,
गोमुखासन भी कर लेंगे। ये बुखार, ये पेन, ये अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें उभर रही है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़ रहे हैं, ये सब इन्फ्लेमेशंस और सारे जो भी बड़ी हुई चीज़ें, ये इंडिकेशन है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और हम क्या करते हैं, सिंथेटिक दवाएं लेकर के जो इंडिकेशंस हैं, जो संकेत हैं, जो हमें सजग जागरूक बना रहे हैं कि भाई सावधान हो जाओ, हम उन्हीं सिम्टम्स के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सिम्टम्स के ऊपर तो काम करो, लेकिन सिस्टम को अच्छा बनाओ। तो थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू नेचुरोपैथी वी आर प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक एंड सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। जिस कारण से रोग हो रहा है उसका हम निवारण करते हैं, रोज़ इंडिया टीवी पर बताते हैं, सबको जागरूक बनाते हैं। और हमारी कोशिश है कुछ असाध्य परिस्थितियों को छोड़ करके 99% आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। ये स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ये खाली राजनीतिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से ही नहीं, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से जीवन के हर संदर्भ में ये सिद्धांत लागू होता है कि यदि हम प्रतिदिन योग करें, अपने खान पान के प्रति, जीवन के प्रति जागरूक रहें, एक अच्छी जीवन पद्धति अडोप्ट कर लें, तो 99% बीमारियों से बच सकते हैं। होने के बाद बिना किसी जोखिम के हम अपने आप को रोगों से उभार सकते हैं। डेंगू के लिए मैंने आयुर्वेदिक उपाय भी बताए। एलोपैथी में तो सिम्टोमेटिक दवा देते हैं, बुखार हो गया तो बुखार को कम करने के लिए दवा देते हैं, प्लेटलेट कम हो गया तो प्लेटलेट चढ़ा देते हैं। लेकिन किसी का, अभी एक बहन आई भी है शांति की माँ, उसका प्लेटलेट आ गया था एकदम 0, यूके से आई हुई, मेरे से बोली बाबा जी आपने हमारी बच्ची बचा ली, नहीं तो उसके आँख से, नाक से, मल से, मूत्र से ब्लीडिंग होने लग गई थी। तो मैंने तो ये बहुत देखा है पिछले 35 वर्षों में, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, 50 वर्षों का अनुभव मेरे माध्यम से बोलता। महर्षि चरक सुश्रुत का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, हमने योग के ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्च किया है वो एविडेंस और कॉन्फिडेंस बोलता है। इसको प्रामाणिकता से फॉलो करने की ज़रूरत है। हाँ, टेस्ट जरूर कराएं और उसके बाद सही तरीके से सही इलाज लें। बिल्कुल स्वामी जी, और ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो बता रहे हैं कि कैसे बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। स्वामी जी, चूंकि डेंगू के सिम्टम्स पहचान ना पाए और ये जानलेवा भी साबित हो जाएं, ऐसा अमित ने जो बातें जिक्र में अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपने जिक्र में कहा, उससे पता चला। स्वामी जी, इसलिए इसके लक्षण एक बार फिर से आप बताइए। और स्वामी जी, आपने अभी प्लेटलेट्स की भी बात कही, तो ये प्लेटलेट्स का सिस्टम क्या है ये भी समझाइए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों की प्लेटलेट्स 60,000 होती हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्लेटलेट्स 20,000 पहुँच जाती है तो भी उन्हें उतनी परेशानी नहीं होती है। तो ये कम ज़्यादा अलग अलग शरीर में प्लेटलेट्स का कैसे सिस्टम चलता है, इसके बारे में इस तीनों चीज़ों को थोड़ा सा बताता हूँ। ये तो बॉडी में धीरे धीरे एकदम से डाउन होगा तो दिक्कत होगी, धीरे 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 करके सेटल्ड हो रही है तो बॉडी हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो कम होने से आंतरिक रूप से तो दिक्कत ही होती है, बॉडी उसको एकदम से रेस्पॉन्ड नहीं करती है। तो एक तो डेंगू में प्लेटलेट घटते हैं, तो ये ब्लड टेस्ट से ही पता लगता है, क्योंकि आप इसका इंतज़ार करते रहेंगे कि आँखों में लालिमा कब आए, नाक से ब्लीडिंग कब हो, यूरिन से और या टॉयलेट के रास्ते से ब्लड लीकेज हो, उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। बुखार होती है, ब्लड टेस्ट कराइए, पहले तो ये पता लगाइए किस तरह का बुखार है और प्लेटलेट चेक करवाइए। प्लेटलेट जो है ये एक ब्लड का कंपोनेंट है, WBC, RBC, प्लेटलेट, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। और उस ब्लड के अंदर फिर हजारों, लाखों, करोड़ों, हजारों तो प्रत्यक्ष रूप से आप उनको टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, लेबोरेटरी में माप सकते हो, और लाखों और करोड़ों उसमें से ऊर्जा कण उसमें विद्यमान होते हैं। ये बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त विज्ञान है। तो प्लेटलेट एक ब्लड का कंपोनेंट है, ये डाउन हो जाए तो ये ब्लड को गाढ़ा रखता है और इसके शरीर को के पोषण देने में और शरीर की इम्यूनिटी में भी इसकी भागीदारी होती है। दूसरा बुखार चिकनगुनिया का होता है, जिसमें जॉइंट पेन होता है। थोड़ा बहुत तो सारा शरीर अकड़ता है ये सभी बुखार में, लेकिन जब ज़्यादा
आपकी ये सब अंगुलियां, घुटने, कमर, गर्दन, कंधे सब अकड़ने लगें तो ये सामान्य लक्षण है कि आपको चिकनगुनिया हो गया है। और जो बहुत तेज़ बुखार आता है ठंड दे करके, तो समझ लेना कि आपको मलेरिया है। और रह रह करके बुखार आता है, एक बार गया फिर आया, फिर गया फिर आया, तो ये मलेरिया हो सकता है। फिर वैसे कई बार जब जीर्ण ज्वर हो जाता है, बुखार पुराना हो जाता है, क्रोनिक हो जाता है, तब भी आनिक, द्वैनिक, त्रैनिक, साप्ताहिक ऐसे बुखार चलता रहता है और थोड़ा थोड़ा मंद ज्वर बना रहता है। गांव की भाषा में बोले भाई इसको तो जुर्री वाला बुखार हो गया, थोड़ा थोड़ा बना रहता है। तो ये अलग अलग प्रकार के बुखार हैं। और हाँ, जब पेट में थोड़ा दुख है, आंतों पर सूजन आ जाती है, खाना पीना कम हो जाता है, बुखार बना रहता है, इसको ये टाइफाइड होता है। फिर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है और यहाँ फेफड़ों में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कफ हो जाता है, तो इसको निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया पेट में कफ का जमावड़ा छाती में होने से और पेट में इन्फ्लेमेशन, सूजन होने से टाइफाइड, आंत्र ज्वर उसको बोलते हैं। उसके लिए हम फिर ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर देते हैं और अब तो हमने टाइफोग्रेट रेडीमेड ही बना दिया है। तो ऐसे ये अलग अलग जो उपाय मैंने थोड़ी देर में बताए हैं जी, इसके प्रति थोड़ी सजगता बढ़नी चाहिए। जितनी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा हम लोगों को रोगों से बचा पाएंगे और बेमौत जो लोग मर रहे हैं उनकी रक्षा कर पाएंगे। स्वामी जी, आपने सारी अलग अलग जो बीमारियां, गंदे पानी और कम्युनिकेबल डिजीज जो खासकर बरसातों में होती हैं, उसके लक्षणों के बारे में आपने बताया, जिसमें मलेरिया और चिकनगुनिया भी शामिल था। लेकिन स्वामी जी, जिन पर मलेरिया, चिकनगुनिया का अटैक हो गया है, यानी कि जो इस बीमारी के प्रकोप को झेल रहे हैं, वो क्या करें? उन्हें क्या उपाय अपनाने की जरूरत है? तो मलेरिया के लिए सबसे अच्छा है हमारे सदियों से, युगों से जो हम खाते आए हैं, महासुदर्शन चूर्ण। लेकिन ये इतना कड़वा होता है, कुछ ही लोग हिम्मत कर पाते हैं। तो महासुदर्शन चूर्ण खा सकें तो बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेद की किसी भी शॉप में मिल जाएगा। नहीं तो महासुदर्शन घनवटी ये हम उपलब्ध कराते हैं, तो ये इजीली खा ली जाती है। ये इतनी कड़वाहट व्यक्ति सह लेता है। और ज्वरनाशक क्वाथ ये बड़ा ज़बरदस्त है, महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक क्वाथ, ये तो मलेरिया के। डेंगू के लिए मैंने डेंगुलिन, और सब के लिए गिलोय घनवटी और फीवोग्रिड तो कॉमन है। टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड कॉमन है। अब बात आई चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया में हमको ज्वरनाशक या महासुदर्शन या फीवोग्रिड तो बुखार के लिए लेना ही पड़ेगा, ज्वरनाशक क्वाथ, कोई भी एक चीज़। लेकिन अंदर से जो जॉइंट पेन हो रहा है उसके लिए अश्वगंधा, लाक्षादि गुग्गल या उसके लिए कैशोर गुग्गल, अश्वगंधा के कैप्सूल या अश्वशिला के कैप्सूल, लाक्षादि गुग्गल या कैशोर गुग्गल साथ में दे देते हैं। तो ये जो जॉइंट पेन है, योगराज या महायोगराज गुग्गल, और भाई जिसके पास थोड़ा सा पैसे का ठीक से प्रबंध है तो बृहतवात चिंतामणि 1 महीने में 3 से 5 ग्राम, तो ऐसे करीब 1 सप्ताह की डोज बना लें। तो 1 ग्राम बृहतवात चिंतामणि, 2 ग्राम मोतीपिष्टी, 5 से 10 ग्राम गिलोय सत, ये मिला करके 1 गुनिया सुबह खाली पेट खिला दीजिए। एकदम से चिकनगुनिया में जो जोड़ जकड़ जाते हैं, कई बार तो वर्षों तक फिर ये अर्थराइटिस का रूप ले लेता है, उसके प्रकोप से बच जाएंगे। तो मैंने चिकनगुनिया के लिए बता दिया, मलेरिया के लिए बता दिया, सामान्य बुखार के लिए गिलोय घनवटी और फीवोग्रिड। और कुछ ये चीज़ें तो घर में होनी चाहिए, जैसे जो है गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, फीवोग्रिड, ये तो हर घर में होनी चाहिए। दस्त के लिए कोडजारिस्ट कोटज घनवटी, कफ के लिए ब्रोनकोम स्वासरी या च्यवनप्राश, बालप्राश बच्चों के लिए। ऐसे अपने योग आयुर्वेद को जीवन शैली बनाना पड़ेगा। अब स्वामी जी, एक और बीमारी है जिसका प्रकोप बढ़ जाता है बरसात के दौरान, वो है हेपेटाइटिस। इसका भी हमला खूब होता है। तो एक स्टडी के मुताबिक हेपेटाइटिस ए और ई के 33% जो मरीज हैं वो लीवर खराब हो रहा है उनका। अब स्वामी जी, हेपेटाइटिस के हमले से कैसे बचें और कैसे अपने लीवर की हिफाजत करें स्वामी जी, इसके भी उपाय आप बताएं। एक भाई बैठे हमारे यहाँ लीवर सिरोसिस वाला, इधर ना, इसका लीवर में पानी भर गया था, इसको लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प काढ़ा दे के ठीक किया। दूसरा क्या नाम बेटा? हैं?
निखिल पाटिल, आओ बेटा, करो, इधर आओ, मंडूकासन करो। इसका तो मंडूकासन करने से टाइप 1 डायबिटीज 73 इंसुलिन था। इधर आओ बेटा, हाँ आप इधर आओ निखिल, आप इधर आओ जी भाई साहब, क्या नाम है? सुरेंद्र प्रताप। लिवर सिरोसिस ठीक किया है। आप तो हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, आप जितना कर सको करो। और इसने निखिल पाटिल ने तो बहुत 73 यूनिट इंसुलिन एक सप्ताह में बंद कर दिया। इंसुलिन के बावजूद इसका खाने के बाद का 500, खाली पेट 250 इसका शुगर आता था। और अब कितना आ रहा है बेटा? माइक में बोलो। अभी मेरा शुगर खाने के बाद 110 से ऊपर नहीं जा रहा है। और खाली पेट? खाली पेट 70, 80, लो 85। ये बहुत बड़ी बात है। और कब हुआ था शुगर बेटा? शुगर मेरे को 1 अगस्त को डिटेक्ट हुआ था बाबा। और कितना मिला था उस समय? 400 500 उस कितना? समय 535 मिला था बाबा। 535 मिला था। और अब इसको इंसुलिन लग रही थी 72 यूनिट एक दिन में। एक दिन में पेट में, नाभि के बाजू में ले। और अब कितनी लग रही है? अभी एक भी नहीं बाबा, आपकी कृपा से सब बढ़िया है। क्या बात। सब इंसुलिन उधर ही छोड़ के आया। घर ही छोड़ के आया? सब घर ही छोड़ के करो बेटा, योग मुद्रासन, मंडूकासन करो। तो ये 2 उदाहरण मैंने दिए। टाइप 1 डायबिटीज से भी पूरी दुनिया ग्रसित है। फिर लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, पपीते के पत्ते, एरेंड का रस और श्योनाक, 9 चीज़ों का जूस पिलाते हैं। और खाने पीने पर कंट्रोल कराते हैं। अनार, पपीता, सेब, अमरूद, फ्रूट डाइट इस पर डाल देते हैं। बकरी का दूध लीवर में, ऊँटनी का दूध पिलाते हैं हम। पेनक्रियाज की टाइप 1 डायबिटीज और लीवर पेनक्रियाज पूरा अच्छा हो जाता है। ये प्रमाण है आपके सामने। स्वामी जी आपने बीकानेर की याद दिला दी दिनों की। बाकी कपालभाति तो सबको करना है। करो बेटा। ऊँटनी के दूध का स्वाद चखने का मौका मिला था स्वामी जी। और पहली बार स्वामी जी बचपन में पहले पास पता ही लगा था कि ऊँटनी का भी दूध होता है। डायबिटीज के लिए परम औषधि है। अच्छा, अब तो इसके गुण तो अभी पता लग रहे हैं स्वामी जी आपसे। ये थोड़ा सा खारा होता है। अरे ऊँटनी का दूध तो बहुत ज्यादा होता है, बस लंबा नहीं टिकता है, इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है जी, इसलिए तुरंत पीना पड़ता है या उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। अच्छा स्वामी जी, मौसम का जिक्र ही रहे हैं, तो मौसम जो इस वक्त है जिसमें बरसात है, और बरसात में जब मौसम होता है उसमें हवा में काफ़ी नमी जो होती है बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारे स्वामी जी, उसमें भी सूजन आ जाती है, जिसके चलते जो सांस के जो मरीज़ है जिनको एस्थमा या दूसरी परेशानी है, लंग्स के जिससे जो परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी और दुगनी हो जाती है। बेटियों को तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी। तो स्वामी जी प्राणायाम का एक सेशन हो जाए, क्या है भाई, मधु, ताकि जिन्हें रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स है उन्हें आराम मिले। प्राणायाम का सेशन सबके लिए कराते हैं। जो एडवांस योगा नहीं कर पाते वो भी दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, कफ रोगों के लिए और सांस रोगों को, और वात रोगों के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गोकुल, और पित्त रोगों के लिए दूध में सौंफ उबाल के लो, कफ रोगी उसमें छोटी पीपल उबाल के लो, खजूर उबाल के लो। 2400 किलोमीटर लंबाई, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ब्लड, फर्स्ट क्लास हो जाता है भस्त्रिका से। इम्यूनिटी बढ़ जाती है, शुगर कम हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, कैंसर तक दूर हो जाता है। ये महिमा है भस्त्रिका की, और लाइव एग्जांपल्स के साथ में बताता हूँ रोज। अगला कपालभाति, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्र जागृत हो जाते हैं, देह देवालय बन जाता है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, ऊर्ध्वारोहण हो जाता है शक्ति का। पूरे संसार में 3 ही चीज़ें, मैटर, एनर्जी और सुप्रीम एनर्जी तो परमात्मा है। तो पूरी ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्ध्व आरोहण होता है योग से, और कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, ये गोल अचीव करते हैं हम योग से। तो ये है महिमा कपालभाति। प्राणायाम और अनुलोम विलोम से तो 72,10,10,201 नाड़ियाँ 7 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूरी ज्योति जल जाती है। श्रुतिका जी, संश्रुतेन गमे मही
सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो श्रुति मार्ग पर चलेंगे शुद्ध जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो ऊर्जा के रूपांतरण की आपने बात कही, एक रूपांतरण हमें अपने पर्यावरण में भी लाने की जरूरत है ताकि ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी परेशानी जिससे पर्यावरण जूझ रहा है उससे बचा जा सके और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर हो सके। स्वामी जी, इसलिए अब योगाभ्यास प्राणायाम के बाद उस मिशन की तरफ बढ़ते हैं जो लगातार इंडिया टीवी आपके साथ मिलकर चला रहा है, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा आप लगाना बताने जा रहे हैं और क्या है उसके फायदे? अशोक का पौधा लगा रहे हैं जो सारे शोक हर ले, जो वात पित्त कफ त्रिदोष हर है। इसके पत्ते और इसकी छाल विशेष उपयोगी है और ये देखने भी बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसको आप बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं और अपनी घर में यदि किसी कोठी है, किसी का घर है तो दीवार के चारों तरफ लगा दी तो चार दीवारी हरी भरी दिखती है। और ये माताओं बहनों को मासिक धर्म की समस्याएं भी दूर करने में बड़ी मदद करता है। और आयुर्वेद में तो इसका अशोका अरिष्ट पूरा एक औषधि इसकी बनती है। तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, पेट के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। और कहीं पर भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको भी ये दूर करता है और देखने में तो खूबसूरत लगता ही है। अशोक वाटिका में माता सीता जी रही थी तो अपने घर में अशोक जरूर लगाएं, ये शुभ का प्रतीक है और जहाँ अशोक होगा वहाँ कोई शोक नहीं होगा। जी, अशोक के चमत्कारी फायदे के बाद स्वामी जी अब बारी वायरल दावे की सच्चाई जानने की। स्वामी जी, दावा ये किया जा रहा है कि अगर एक बार डेंगू हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता, तो क्या ये दावा सही है या गलत? ये दावा सही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा है कि उससे फिर हमारी इम्यूनिटी ऐसी डेवलप हो जाती है कि उससे फिर ये तो इम्यूनिटी 3 से 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की जो हम कृत्रिम जो इम्यूनिटी है, जो हम बाह्य प्रयत्न से जो इन्निट इम्यूनिटी है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई भी बीमारी ये दोबारा हो सकती है क्योंकि बैक्टीरिया, वायरल, फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं एक प्रकार की इम्यूनिटी हमारे भीतर जरूर डेवलप करते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद वो अपना अस्तित्व खो देती है। इसलिए कंटिन्यू अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो योग करते रहिए, गिलोय खाते रहिए। बिल्कुल, योग करते रहिए, गिलोई खाते रहिए, अपने शरीर को बीमारियों से बचाते रहिए और जो दावा ये किया गया है ये बिल्कुल गलत है। स्वामी जी, अब बारी योग पंचायत लगाने की। स्वामी जी, योग अब इंडिविजुअल लेवल से कम्युनिटी तक पहुंच गया है और जो कल आपने चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट कर बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई है। सूर्य नमस्कार का आपका ये चैलेंज था और बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों से वीडियोस आए हैं। अंबाला से ये वीडियो आया है, इसके अलावा पुणे भी पीछे नहीं है, पुणे तो योग में हमेशा आगे रहता है। महाराष्ट्र से वीडियो आया है जहाँ योग पंचायत लगी है। आपने बोला था 10 से ज़्यादा, इन तस्वीरों में, इन वीडियोज़ में तो बहुत सारे लोग दिखाई। बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा देश योग में हो रहा है। अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में, कम्युनिटी में, अलग अलग योग की कक्षाओं में ये सब देख करके ऐसा लग रहा है भारत और भारत का भविष्य सुरक्षित है। विजेता का नाम बताओ। ये स्वामी जी, इंडिविजुअल वीडियो आते थे जी, योग पंचायत के चैलेंज को एक्सेप्ट कर जो वीडियोस आए हैं सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक वीडियो जो पुणे से आया है वो बहुत ही शानदार है। चंद्रकांत पंगारे ने पुणे से ये योग पंचायत लगाई है और सभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और ये आज के चैलेंज के विजेता भी। जोरदार भाई, चंद्रकांत जी के उनको आज हम योग गुरु घोषित करते हैं। उनको पुरस्कार भी भेजेंगे, गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे और उनको मेडल भी देंगे योग गुरु का। हाँ स्वामी जी, आज का क्या चैलेंज है योग पंचायत में? देखो ये अब आज का चैलेंज भी दे देते हैं। आज का चैलेंज है सामूहिक रूप से उष्ट्रासन करें। ऐसे बड़ी इजीली हो जाता है और एक साथ सब करेंगे जैसे मेरे साथ कर रहे हैं ना यहाँ, ऐसे ये योग पंचायत का कल का चैलेंज है और आपको योग गुरु बनने का अवसर दे रहे हैं। योग गुरु होना तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये योग गुरु का जो पुरस्कार है ये तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी बढ़ कर के है। ये योग रत्न का पुरस्कार है आपके लिए। चलो देखो ये ऐसे तो उष्ट्रासन
पूर्ण उष्टासन तो देखो कम ही कर पाएंगे। तो उष्टासन का कल का चैलेंज, और मुझे लगता है ऐसे ही हजारों वीडियो हमारे पास में आएंगे। आज की वीडियो देख करके तबीयत खुश हो गई। बिल्कुल बहुत आनंद हो रहा है। योगमय राष्ट्र और विश्व हो रहा है। और आज का योग पंचायत का चैलेंज भी स्वामी जी ने दे दिया है, उष्ट्रासन। आप भी अपनी पूरी टीम के साथ, ग्रुप के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इंडिया टीवी की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे थे, उन नंबर्स पे अपने वीडियो भेजें। वीडियोस कल हम ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि जो सबसे अच्छा वीडियो होगा उसे इनाम भी स्वामी जी की तरफ से दिया जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। शुक्रिया।